सबके बढ़िया। हाँ आ गए, सब लोग आ गए। कौन कौन आया? ओके, देखो आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आप लोगों ने कल डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था कि डायमेंशंस कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम डायमेंशंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा रूपांतरण गुणांक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। आज इसकी बात करेंगे, है ना। कि अगर आपको मान लो एग्जाम में कोई ऐसा मिल गया, क्या बोलते हैं, यूनिट, कि भैया एम के इसमें सी जी इसमें कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ और तरह के फैक्टर्स मिल गए, तो उनको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर ये कन्वर्जन फैक्टर होता क्या है, कन्वर्जन फैक्टर की बातें करेंगे। ठीक है ना। तो होता क्या है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या होता है। कि अगर कोई एक डायमेंशन में आपका फिजिकल क्वांटिटी है, अगर किसी एक वीमा में आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको दूसरी डायमेंशन में या दूसरी वीमा में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर की नीड होती है। ठीक है, यू नीड टू कन्वर्ट one dimension factor to this another dimension factor. Okay, so you have a conversion factor. Okay, तो एक चीज लिखो, इसके लिए मैं आपको लिखाता हूँ। वैसे जरूरी नहीं है कि ये लिखो, बट लिख सकते हो, जो मैंने बोला वो लिख लो। किसी भौतिक राशि को लिखो, लिख लो चाहो तो। किसी भौतिक राशि को मात्रकों के एक समूह से, किसी भौतिक राशि को मात्रकों के एक समूह से to convert any physical quantity from one group of units to another group of unit। ये इंग्लिश में बोला मैंने। किसी भौतिक राशि को, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट, मात्रक को यूनिट बोलते हैं। टू वन ग्रुप ऑफ यूनिट टू अनदर ग्रुप ऑफ यूनिट। किसी भौतिक राशि को मात्रकों के एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतरित करने के लिए, दूसरे समूह में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक गुणांक को रूपांतरण गुणांक कहते हैं। एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक गुणांक को रूपांतरण गुणांक कहते हैं। इंग्लिश में टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ यूनिट्स टू द अनदर ग्रुप ऑफ यूनिट, the necessary factor is called the conversion factor। ठीक है, ओके। या फिर ऐसे लिख सकते हो, यू नीड अ कन्वर्जन फैक्टर, एक ही बात है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो पहले भौतिक राशि की बात करते हैं। आखिर ये भौतिक राशि ये होती है, कल भी आपको समझाया था कि दो चीजों का मल्टीपल होती है। एक होता है परिमाण, जैसे 5 किलोग्राम के आप हो, तो 5 क्या है, आपका परिमाण है। परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरा उसका मात्रक, कि वो किलोग्राम का है तो किलोग्राम उसका मात्रक हो गया। सो भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने, लिख लो यहाँ पे, नीचे लिखो इस परिभाषा के बाद में, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक राशि का परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो कैसे करते हो आप, एक होता है आंकिक मान, जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल नंबर। आंकिक मान जो कि परिमाण होता है, आंकिक मान न्यूमेरिकल नंबर।
मल्टीप्लाई विद द मात्रक, मतलब यूनिट, जिसे यूजली यू बोलते हैं। अब आपको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में करना है, तो होता क्या है, नीचे लिखो। अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि 5 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, तो तुमको मोटा मोटा पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम हो जाएंगे, 5000 ग्राम। तो किसी भी डायमेंशन में चले जाओ, किसी भी यूनिट में चले जाओ, बराबर ही होता है वो। ये जो फैक्टर है ना n मल्टीप्लाई विद द यू, ये बराबर होता है, n मल्टीप्लाई विद द यू बराबर होता है। अब 5 किलोग्राम जो है उसमें n जो है वो 5 है, u जो है वो किलोग्राम है, उसको ग्राम में जाओगे तो वहां पे 5000 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5000 और u का वैल्यू ग्राम। तो अल्टीमेटली एन यू जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसीलिए एक लाइन लिखो, मात्रकों के एक समूह से, मात्रकों के एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतरण करते समय, मात्रकों के एक समूह से दूसरे समूह में रूपांतरण करते समय भौतिक राशि का परिमाप नियत रहता है। द मेजरमेंट ऑफ physical quantity is constant during the conversion from one group of unit to another group। ये इंग्लिश में बोल दिया मैंने। कोई पीछे रह जाए, किसी को समझ में नहीं आया लिखने का, तो मुझे बोल देना इस तरह हम पीछे रह गए, लिखता नहीं बन रहा, तो बता देना, ठीक है। बाकी ये आसान आसान चीजें हैं, थोड़ा समझ समझ के पढ़ोगे तो मैंने जो बोला उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। 1.5 घंटे जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ाई, प्लस 15 मिनट 20 मिनट का आपका बस क्लास के बाद कभी भी आप एक बार रिवीजन कर लेना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में फिर बोलता हूँ, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, the measurement of physical quantity is constant during the conversion from, is constant during the conversion from, is constant during the conversion from one group of unit to another group। हिंदी में कोई लिख नहीं रहा क्या तुम में से? केवल सोनिया लिख रही है कि इंग्लिश में अकेली बस? संजू, वाह संजू ने हाथ उठाया अभी। हाँ संजू, हेलो। हेलो। हाँ संजू। सर कल भी हुई थी क्या क्लास? हाँ कल की रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, ठीक है सर। तो मिल जाएगी तुम्हें। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिले तो अभी मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, वो तो वहाँ मिल जाएगी, पर तुम यही देखना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुमको। ठीक है सर। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो N1 U1 बराबर N2 U2। अगर देखो छोटा मोटा आता है ना, तो बिना फॉर्मूला लगाए तुम लोग लिख लेना। अब जैसे छोटा मोटा का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 5 किलोग्राम टू ग्राम में कन्वर्ट करना है, अब तुमको आता है तो बिना फॉर्मूला लगाए क्यों दिमाग लगाना, कितना टाइम वेस्ट होगा इसमें फालतू में, ठीक है ना। बाकी बाकी क्या है कि आप लोग जो है, बड़ा सा अगर सवाल आता है, तुम्हें लगता है कि तुम कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो। हिना को बताओ भाई कैसे कॉल पे आते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर जो है ये एसआई में है, मतलब एमकेएस में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सीजीएस डायमेंशन है सिंपली, ठीक है। और अगर मैं इसको एफपीएस में कन्वर्ट करूं, चलो तुमसे पूछता हूं, चलो तुम बताओ, इसको एफपीएस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, इसको एफपीएस में कन्वर्ट करो, फटाफट से कन्वर्ट करना है एफपीएस में।
बोलो बोलो बोलो, क्यों सोनिया? अगर मैं FPS डायमेंशन में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, तुमको आता है? सबसे पहली बात तो ये बताओ, FPS में से ये F में कन्वर्ट होगा, P में कन्वर्ट होगा या S में कन्वर्ट होगा? पहले तो ये बताओ। फुट पाउंड सेकंड जो डायमेंशन पद्धति है, फुट पाउंड सेकंड, अगर मुझे उसमें कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा इसको, जरा बताना फटाफट से। एफ में। अब मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितना फुट होता है? एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, 1 मीटर में कितना फुट होता है? नहीं पता हो तो फिर आज समझ लेना और आज के बाद याद रखना, ठीक है ना? बड़ा बेसिक सवाल है, अपने पेरेंट्स को पता था ये बात कि यार वो लोग तो फुट में नापते थे कि कितने फुट की होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज 3.28 फुट होता है, याद रह जाएगा, ठीक है? 3.28 फुट, हमेशा याद रखना इस बात को कि 1 मीटर में इतना फुट होता है। तो कन्वर्जन आना चाहिए तुमको। अब बताओ, है कि नहीं जरूरत तुमको 11th क्लास पढ़ने की? किसी के मन में अगर ये भाव आ जाए ना कि यार हम 11th क्लास पढ़ के थोड़ा नीचे लेवल पे आ रहे हैं, तो ये भाव मत लाना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो तुम भूल चुके हो, ठीक है? इसलिए 11th क्लास पढ़ना बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए। तो यहाँ लिख लो 3.28 फुट। और मैं ऐसी बहुत चीजें पढ़ाऊंगा तुमको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगी। तो ये FPS डायमेंशन होंगे। चलिए ठीक है, अब हम कुछ इसके मेथड पे आते हैं कि जब न्यूमेरिकल आएंगे कन्वर्जन करने के, कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करने का जब न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करना है। सो नाउ वी लर्न हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स इन दिस टॉपिक। ओके, तो हेडिंग दो, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ, हाँ तुम एक्चुअली पक गई थी ना सोनिया, CSIR नेट की हाई लेवल की पढ़ाई कर करके तुम्हारे दिमाग खराब हो गया होगा, तो तुम्हें सोचा थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते 11th 12th बचपन में जाके। तुम तो और अब PhD के रिसर्च में आ गई, तुम तो और ऊपर पहुंच गई। बताओ, तुम पता है हर तरह की पढ़ाई एंजॉय कर रही हो, बचपन की 11th 12th की पढ़ाई कर रही हो, BSc MSc की नेट की पढ़ाई एंजॉय कर रही हो, हाई लेवल पढ़ाई, और उससे भी ऊंची पढ़ाई रिसर्च को तुम एंजॉय करोगी। अभी खैर रिसर्च में तुम्हारा आज पहला दिन था, तुमको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी, ठीक है? तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल, हम इसके सवाल करने की चीज पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे हम एक जो है, इसके कुछ अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, ठीक है? डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसको मैं पूरा लिखना भूल गया, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके सवाल पढ़ेंगे, कैसे सवाल आते हैं इसके। चलो पढ़ते हैं। नंबर 1, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। क्या बोला मैंने? द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। आज हम यही सीखेंगे, बस आज हमारा ये टारगेट है कि हमको ये सीखना है कैसे करते हैं। एक एप्लीकेशन आज हम कंप्लीट करेंगे ना। चलो सिखाते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो लिखो, ये सिंपली उस फैक्ट पे आधारित है, ये सिंपली उस फैक्ट पे आधारित है जो हमने ऊपर मेजरमेंट को कांस्टेंट किया है, उसी के ऊपर बेस्ड है,
ठीक है, आप चाहो तो क्लाइंट लिख सकते हो, यह इस तथ्य पर आधारित है कि भौतिक राशि का परिमाप, हिंदी वाले लिखो, यह इस तथ्य पर आधारित है, यह इस तथ्य पर आधारित है कि भौतिक राशि का परिमाप यह इस तथ्य पर आधारित है कि भौतिक राशि का परिमाप मापन पद्धति पर निर्भर नहीं करता, मापन पद्धति पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश में क्या लिखोगे? दिस इज बेस्ड ऑन दिस फैक्टर दैट this is based on this factor that the measurement of physical quantity does not depend on unit system. The measurement or magnitude, the measurement or magnitude, परिमाप आपको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, the measurement or magnitude of physical quantity does not depend on unit system. So n1 u1 is equal to n2 u2 which is equal, this is the constant. तो बस इसी के ऊपर ये बेस्ड है, समझते हैं इस चीज को। देखो, तो अगर मान लो ये कांस्टेंट हुआ, तो मान लो तुमको परिमाण निकालना, तुमको ये पता नहीं है ना कि आखिर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है या 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। आपको ये तो पता है कि मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, पर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा मुझे नहीं पता, तो मुझे वो n2 निकालना है। मुझे ये पता करना है कि उस ग्राम का मल्टीपल आखिर क्या होगा, तो उसके लिए आपको n2 निकालना पड़ेगा। सो n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 मल्टीप्लाई विद द u1 अपॉन u2। अब आपको ये पता है कि भैया अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो ऑब्वियसली बात है, वो अपने जो बेस्ड क्वांटिटीज है, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूल राशियां, तो उन मूल राशियों पर ये निर्भर करती है। अब ये मूल राशि क्या होती है? मूल राशि बेसिकली MLT, मास, लेंथ और टाइम, यही तो होती है। तो हाउ दे डिपेंड ऑन दैट क्वांटिटीज, वो उन राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, वो कल आपको समझाया था कि M के ऊपर पावर लगती है, L के ऊपर पावर लगती है, तो उन सब पावर्स के रूप में ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारे पास वही सिस्टम होगा, जैसे मान लो ये N1 है, तो M ये मान लो पहले मेजरमेंट सिस्टम में वो पावर पे डिपेंड करती है A के ऊपर, उसका जो दूसरा है L पे डिपेंड करती है वो मात्रक, पहले मेजरमेंट सिस्टम में। ऐसे ही दूसरा मेजरमेंट सिस्टम है, उसमें वो मान लो, ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीपल निकालना चाहता हूँ कि उसका मेजरमेंट सिस्टम में मल्टीपल क्या होगा, तो वो सिंपल है, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b। एक बार अगर ढंग से आपने आत्मसात कर लिया ना, तो फिर जिंदगी में ये चीज कभी नहीं भूल पाओगे, बड़ी आसान चीज होती है ये, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम में निकालने के लिए, ठीक है। अब ये इन चीजों का मतलब लिख लो क्या होता है, वेयर n1 प्रथम पद्धति का में आंकिक मान, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, प्रथम पद्धति मतलब जिसमें आपको पता है और जिसमें आपको निकालना है वो n2 है। प्रथम पद्धति में आंकिक मान, और n2 वही है द्वितीय पद्धति में आंकिक मान जिसमें आपको निकालना है।
जैसे मान लो 5 किलोग्राम था, तो 5 किलोग्राम तो आपको जानते हो 5 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, पर कितने में कन्वर्ट होगा वो N2 है, तो 5000 में कन्वर्ट होगा तो N2 क्या वैल्यू 5000 हो जाएगा। M1 है प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, कि प्रथम पद्धति में आखिर द्रव्यमान पे वो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। सो प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, प्रथम पद्धति में द्रव्यमान मात्रक, ऐसे ही M2 हो जाएगा। द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान मात्रक, ऐसे ही T1 प्रथम पद्धति में समय का मात्रक, प्रथम पद्धति में समय का मात्रक, प्रथम पद्धति में समय का मात्रक। T2 द्वितीय पद्धति में समय का मात्रक। खैर ये सब आप लिख लेना, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। फिर L1 हो जाएगा लंबाई का मात्रक, प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक, और द्वितीय पद्धति में लंबाई का मात्रक। ठीक है कोई बात नहीं, अब सवाल करते हैं। ठीक है अब मेन चीज है, सिलेक्शन कराने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमको सवाल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अब हम लोग सवाल करेंगे थोड़े से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फटाफट सवाल लिखो, ठीक है। लिखो 1 न्यूटन, चलो भाई रुक जाते हैं, हीना को लिख लेने दो फटाफट से पहले, और बाकी तुम लोग भी नोट्स तैयार करना बेटा। ये नोट्स बहुत मेहनत से तैयार कराए जाएंगे तुमको, इसलिए इन नोट्स की वैल्यू होगी, आगे ये नोट्स ही काम आएंगे। और फिर इस कोर्स के बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवाएंगे, इसका रिवीजन भी करवाएंगे पूरा, डोंट वरी। पर ये बात श्योर है कि नोट्स में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कोई भी दुनिया की कोई चीज बचेगी नहीं आपको। बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे की कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी 11th की बुक पढ़े, कौन सी 12th की बुक पढ़े, वो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो लिखो 1 न्यूटन एक न्यूटन एक न्यूटन क्या चीज है बता तुम्हें? यार तुमको तो पता ही है, न्यूटन बल का मात्रक है। बल का ऐसा ही मात्रक को डायन गांव में डायन बोलते हैं ना इसको, डायन बल का सीधीएस मात्रक होता है, याद रखना। अब तुमको पता नहीं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, हालांकि मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, बट निकालना तो आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा तुम्हें ये डायरेक्टली लर्न होना चाहिए बेटा कि आखिर कितने डायन होते हैं 1 न्यूटन में। परिवर्तित कीजिए, ठीक है। इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए आखिर कि न्यूटन बड़ी यूनिट है, न्यूटन बड़ी यूनिट है, डायन छोटी यूनिट है। क्लियर? देखो डायन हमें छोटी होती है, न्यूटन बड़ी होती है,
ठीक है, न्यूटन बड़ी है, डायन छोटी है। न्यूटन तो क्या है, आप जानते हो न्यूटन कौन है? डायन तो क्या डायन होती है। तो न्यूटन एक बड़ी यूनिट है, डायन छोटी यूनिट है, इसका मतलब वो ऐसा ही मात्रक है। ऐसा ही याद रखना, वो ऐसा ही मात्रक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम के इस पद्धति में ये हम देखेंगे। सो आपको डायन में कन्वर्ट करना है, मतलब ये नंबर 2 सिस्टम है, न्यूटन से करना है। तो फर्स्ट सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सिस्टम जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो है आपका एम के एस। क्योंकि न्यूटन जो है वो एम के एस या एस आई में होता है। एम के एस और एस आई एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एन वन होगा, जिसको कन्वर्ट करना है वो तो 1 है, क्योंकि आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। एम के एस में एम जो है वो किलोग्राम होता है, एल जो है वो मीटर में होता है, और टी खेर हमेशा सेकंड में ही होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड सिस्टम में अगर बात करें, मान लो सेकंड सिस्टम में बात करें तो बल का है यूनिट ये तो सीजीएस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, इसलिए सीजीएस जो है वो सेकंड यूनिट कैटेगरी में आ जाएगा। एन टू आपको पता करना है कि आखिर कितना डायन होता है, और इसमें क्या है, जो लेंथ होती है ना, सॉरी मास जो होता है ना, ये तो एम वन हो गया, ये एल वन हो गया, टी वन हो गया, यहाँ पर एम टू हो जाएगा। तो ये सीजीएस में है, सीजीएस मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। एल टू मतलब लेंथ है, और सीजीएस में जो है इसमें होता है, और टी टू समय है, समय जो है सेकंड में होता है हमेशा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई आखिर एम के एस पद्धति में बल जो होता है, फोर्स, बल या जो फोर्स होता है उसका एम, एल और टी पे डिपेंडेंसी बताओ। तो क्या करोगे आप, अगर मैं बोलूं बल का एम, एल और टी पे डिपेंडेंसी बताओ, ठीक है ना, तो क्या होगा इधर देखना। तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मास एक खुद बेसिक क्वांटिटी है, तो मास को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट एक्सेलरेशन बेसिक नहीं है, उसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो m मल्टीप्लाई विद द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मल्टी मतलब s अपॉन टाइम मतलब टी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि m को हम लोग मानते हैं किलोग्राम में, डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं मीटर में, और इसको सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि आखिर एम के इसमें हमने कैसे कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम पे डिपेंडेंसी है वो तो 1 आ रही है, एल पे डिपेंडेंसी है वो 1 आ रही है, और टी पे डिपेंडेंसी है वो -2 आ रही है। तो डिपेंडेंसी आपने निकाल ली, उसका डायमेंशन निकाल लिया, बीमा निकाल ली। तो इससे पता लग गया कि यार आखिर m की पावर a होता है, m की पावर a होता है, l की पावर b होता है, और t की पावर c होता है, जैसा कि हमने जाना था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, और c का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। कंपेयर करने पे अब इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो यही होता है ना, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, बड़ा आसान फॉर्मूला है। सो N2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा था ऊपर, N1 मल्टीप्लाई विद द M1 अपॉन M2 की पावर a, जस्ट ऊपर लिखा था मैंने ये फॉर्मूला, L1 अपॉन L2 की पावर b, और T1 अपॉन T2 की पावर c, ठीक है। या फिर इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि N1 का वैल्यू 1 है, और ये है M1 मतलब CGS M के इसका है ना, तो ये इसकी पावर 1, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा बेटा 1, और ये
सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो खैर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 1 किलोग्राम में आप जानते हो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये भी ग्राम, इसकी पावर 1। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको पता, 100 सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, और ये तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो खैर या तो 1 की पावर बचेगी, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 1 पावर में ही है, तो 10⁻², और ये हो जाएगा, ठीक है, सो 10⁻5। तो ये हमेशा याद रखना कि 1 न्यूटन में हमेशा 10⁻5 डाइन होता है। डाइन छोटी डायमेंशन है ना, इसलिए 10⁻5 तक वो ले लेती है 1 न्यूटन को। तो याद रह जाएगा ये ऑलवेज। हिना ने गलत बोला था, 10⁻⁻5 कैसे होगी बेटा, छोटी डायमेंशन क्या है, डाइन। तो डाइन को न्यूटन तक आने के लिए मल्टीपल होना पड़ेगा ना बहुत बार, तो +5 होगी ना बेटा, है ना। तो हिना याद रखना, उल्टा याद मत रखना बेटा। क्लियर, सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। ये तो है एक्चुअल प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस के अलावा भी आपको डायरेक्टली ये चीज लर्न करनी है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1 न्यूटन में 10⁵5 याद रख लेना, ठीक है ना। अब चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गुरुत्वीय त्वरण जी को एम के इस पद्धति में नाइन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। इसका मान विमीय विधि द्वारा इसका मान विमीय विधि द्वारा CGS व FPS में ज्ञात करो। कर सकते हो।
हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो, दिख रहा है सब कुछ बढ़िया? ओके, तो देखो ध्यान से लिखना बच्चों। आप लोग क्या है, एम को मीटर समझ, मास समझ के M1 लिख सकते हो, बट M इज द मीटर। तो मीटर की डायमेंशन क्या होती है बेटा? लेंथ की डायमेंशन होती है। तो इसको लेंथ के रूप में ही लिखना पड़ेगा हमको। तो जब लेंथ के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है M1 ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो गई पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं G को इस तरह से लिखूं कि भैया ये N1 है, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। तो इससे एक बात साफ होती है, यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 0, B का वैल्यू कितना है 1 और C का वैल्यू कितना है -2। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो वही हम लोग पहले की तरह बात करें, N2 निकालना है आपको। सो N1 M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, फिर L1 अपॉन L2 इसकी पावर B और फिर T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8, जैसा कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर M1 मतलब कि सबसे पहले हम M में है, तो दैट मीन्स M मतलब किलोग्राम, और M2 जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ग्राम आ जाएगा। और जीरो पावर है ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की पावर जीरो तो उसका मल्टी तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। L मतलब लेंथ, तो मीटर में होती है। L2 मतलब सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है। T1 मतलब कि टाइम, सेकंड में होता है, तो सेकंड में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये तो ये तो खैर जीरो पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका तो। ठीक है, सीधा इस पे आ जाओ। तो 10⁻² सेंटीमीटर होता है, पावर 1 लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारा काम तो हो गया। तो इसका मतलब कितना हो गया 980 हो गया। ठीक है, तो इसका साफ साफ तात्पर्य ये निकलता है, सो वी कैन से दैट कि G इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। तो पहले मेरा किस में था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, अब किस में आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। इट्स वेरी इजी। अब हमको एफपीएस में कन्वर्ट करना है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कहो कि उससे कर दो, सीजीएस से एफपीएस में करूं या एमकेएस से एफपीएस में करूं, दोनों तरीके हैं। इन शॉर्ट आपको एफपीएस में कन्वर्ट करना है बस। बोलो, सीजीएस से करें या एमकेएस से करें? सीधा भी, वही तो मैं कह रहा हूं सोनिया, ये सवाल सीधे भी हो सकते हैं, ये सवाल सीधे भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपको नॉर्मली आता है ये सवाल करना, है ना, कि मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसा होगा। तो आप सीधे भी कर सकते हो, बाकी ये एक्चुअल प्रोसेस है। अब मैं आपको सीजीएस से एफपीएस में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, सौरभ की डिमांड है तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो 1 वाला सिस्टम है, जो आपको पता है, जो नोन है, वो तो है सीजीएस, और जो 2 वाला सिस्टम है जो आपको नहीं पता वो है एफपीएस। इसका मतलब ये है कि N1 की वैल्यू सीजीएस में कितनी है 98, और आपको N2 निकालना है। सो N2 कितना हो जाएगा, N1 वही फॉर्मूला लगा दो, है ना। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली M1 अपॉन M2, ए बी सी तो सेम ही है, खैर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस, वो फिक्स रहेगा, वो तो खैर डायमेंशन से डिसाइड होता है।
और डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो एमके से बदल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एमके से भी निकाल लो। अब यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है, 980 है। अब आपको ये पता करना है कि ये तो किलो ग्राम में होता है, क्योंकि वन वाला सिस्टम सीजीएस का है, और ये पाउंड में होता है ग्राम, तो ये तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मीटर में होता है, सॉरी सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि आप सीजीएस से कन्वर्ट कर रहे हो। और L2 जो होता है वो फुट में होता है, और फुट पाउंड सेकंड है, तो सेकंड सेकंड में कन्वर्ट करो, सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने फुट होता है, बिकॉज इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 0 है तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। बट आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होता है। तो मैं बता दूं, 1 फुट में होता है 30.48। अपन ने यहाँ लिखा था ना फुट के बारे में, ऊपर देखो, ये रहा। तो 100 के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर में कितना होता है बेटा, 3.28 होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, या फिर 1 फुट में कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, उल्टा कर लो उसका। क्लियर। अब आपको तो खैर फुट में कन्वर्ट करना है ना, तो फुट में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो 1 सेंटीमीटर में 3.28/100 फुट होता है। नीचे लिख लो। ये बताओ मुझे, ऊपर मैंने क्या लिखाया था, 100 सेंटीमीटर में 3.28 फुट होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 3.28/100 फुट होंगे। तो इसका मतलब 1/30.48 फुट होंगे। क्लियर। आपको तो फुट में चेंज करना है ना, इसलिए सेंटीमीटर का नामो निशान मिटा दो आप तो इसका मतलब ये हो गया कि 980 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 1/30.48 फुट अपॉन फुट, क्योंकि आपको तो फुट में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए सेंटीमीटर को हटा दिया। और ये तो खैर 1 ही हो जाएगा, तो 1 की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्व कर लेना। 980 मल्टीप्लाई विद 1 फुट से फुट गया। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, सेंटीमीटर गायब करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेंटीमीटर गायब करना है, फुट में चेंज करना है, तो मैंने फुट में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर को गायब कर दिया। देख लो सेंटीमीटर गायब कर दिया मैंने कहीं ना कहीं से। तो बस सॉल्व कर लेना इसको। कितना आ रहा है बताओ। कैलकुलेट करो फटाफट कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से आएगा 32.2। देखना एक बार, चेक करना। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स इट।
यही आपका जी का वैल्यू है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, लगभग उतना ही आएगा ना, कोई बात नहीं। अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन ऑलरेडी दिखा दे रहा जो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, ठीक है ना। नोट डाल के लिख लो चाहो तो, ये तो आप सीख गए। अब एक नोट डाल लो कि एक जूल, जल्दी बताओ जूल किसका डायमेंशन होता है बेटा? जूल एनर्जी का डायमेंशन होता है, वो भी एमकेएस या एसआई पद्धति में। इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो अर्ग होता है बेटा। क्या होता है? अर्ग। सो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। और अगर और इसको एफपीएस में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 कैलोरी होता है ये, याद रखना हमेशा। एक कैलोरी बराबर कितना होता है बेटा? उल्टा देखो, उल्टा कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो 4.186 जूल होता है। ठीक है, ये कुछ विशेष डायमेंशन है जो आगे काम आ सकती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये भी एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो ई मतलब होता है, देखो बड़ा सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, बड़ा सिंपल है। मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा इसको याद करने की। ई जो होता है ना, ई दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अभी किसी भी चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁹ तो बस जहां पे ई दिख जाए ना, तो ई का मतलब समझ लेना कि ई बराबर क्या होता है? 1.6 10⁻19। तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा, इससे उल्टा याद रखने की दिक्कत ही खत्म। तो 1.6 10⁻⁹ और वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज डायमेंशन जूल में होता है, तो ये हमारे पास जूल में जाएगा, तो याद रह जाएगा। जहां पे ई दिख जाए इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपको वहां पे 1.6 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करना है। और उल्टा अगर एक जूल निकालना है तो एक जूल बराबर इसको 1 में ले आना। सिंपल, याद करने की ट्रिक है। एक हॉर्स पावर भी होता है, ये पावर का डायमेंशन होता है। तो एक हॉर्स पावर याद रखना कितना होता है? एक हॉर्स पावर लगभग लगभग 746। जैसे मेरा एक दोस्त था सद्दाम हुसैन, वो 786 बहुत याद होता है, वो उनके लिए शायद लकी नंबर होता है 786। तो उससे याद रख, 786 से मिलता जुलता वर्ड है 746। 746 याद रह जाएगा, तो याद रखना इस चीज को। एक कहता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब होता है 9.8 न्यूटन। तो ये कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस है जो आपको याद होनी ही चाहिए, ये डायरेक्टली एग्जाम में आती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब आप एक होमवर्क ले लो, आप ये सब डायमेंशन निकाल के लेके आओगे। सबसे पहले आप निकाल के लेके आना, एक जूल 10⁻7 अर्ग होता है, ये आपका होमवर्क है, ये याद रखना और आपको निकाल के भी लानी है। जैसे मैंने निकलवाया ना, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। लिखा दिया, वो निकाल के लाना है। कल मैं आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा। फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है सब बताऊंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल की क्लास से एक सवाल पक्का है। हम 11th और 12th की फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेशर हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे वो स्टीफन कांस्टेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, अर्ग सीजीएस में होता है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, होमवर्क लिख लो। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग होता है ये निकाल के लेके आना है आपको। तो बच्चों कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के बारे में बताऊंगा और उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूलास लिखवाऊंगा। तो कल आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन याद होने वाली है। थ्रू आउट फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है मैं सब आपको लिखाऊंगा कल, और सबकी डायमेंशंस आपको कल लिखा दी जाएगी और याद भी करनी है।
इसलिए कल अवेलेबल रहना ऑन टाइम। थैंक यू सो मच। मैं व्हाट्सएप पे आपको अपडेट करता रहूँगा 8:30 बजे की क्लास का। बाय बाय। और ये पढ़ते रहना, ठीक है? एक भी दिन की क्लास मिस नहीं करना, ठीक है? ओके, बाय बाय।